लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा शोरूम या इस टाइप की दुकान या वो लें, मिलियंस जो है वो उस पर खर्च करें। तो क्या माल सप्लाई करते हैं? जी, मैं आपको क्रेडिट पे दे देता हूँ, ये 100 रुपीज की थी सपोज करें। अब हो क्या रहा है कि रोज चीज के रेट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, और ये आपने 120 का बेच दिया, यानी मेरी कॉस्ट जब मैं आपको 100 रुपए का बेच रहा था तो 80 रुपए की थी। अब जब मैं 150 का आपको बेच रहा हूं तो उसकी कॉस्ट 120 हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक ऐसे मेहमान को दावत दी है कि इससे पहले आपने किसी चैनल पे, किसी यूट्यूब के किसी भी चैनल पर आपने इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी होगी। ये मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ऐसी गुफ्तगू होगी, और इस टॉपिक पे अभी तक मुझे तो कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आई है। तो लिहाजा हमने एक बहुत ही एक्सपर्ट जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, उनको हमने दावत दी है। और आप ठीक हैं, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हमारे मेहमान जो हैं अरसलान, वो एक बड़ी कंपनी में जोनल मैनेजर हैं और पिछले 15-16 साल से वो इसी कंपनी से वाबस्ता हैं। और ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फुटवेयर में डील करती है, और ये यानी कराची की बल्कि पाकिस्तान की टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक कंपनी है। तो अरसलान जो हैं वो जोनल मैनेजर सिंध के हैं, सिंध को देख रहे हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो अरसलान, आप ये बताइए कि आपने इस फील्ड में आगे क्या सीखा? बेसिकली इकबाल साहब, शू इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट फील्ड है। जैसे FMCG कंपनीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंपनीज, उनका बिजनेस करने का अंदाज दूसरा होता है, लेकिन शू इंडस्ट्री टोटली मुख्तलिफ फील्ड है। FMCG यानी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स, जैसे आपके हो गए कोक हो गई, पेप्सी हो गई, दूध हो गया, पैम्पर हो गए, ये सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, ब्रेड हो गई, ये सारी प्रोडक्ट्स आती हैं FMCG के अंदर, जिनको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इन प्रोडक्ट्स में और शू इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा फर्क है कि शू इंडस्ट्री को हम फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, लेकिन इनमें बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि आप सपोज करें कि आप टेम्पर है या दूध है या पेप्सी है, कोक है, ये डेली की चीजें जरूरियात की, और इसमें प्रॉब्लम्स दूसरे टाइप की होती हैं। शू इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स दूसरे टाइप की होती हैं। जैसे सबसे बड़ा फर्क इन दोनों इंडस्ट्रियों का ये है कि आप अगर कोई जैसे पेम्पर की आप मिसाल ले लें कि पेम्पर के अंदर 3 साइज आते हैं, यानी या आप 3 साइज लेंगे या 4 लेंगे या 5 लेंगे या 6 लेंगे, उसमें एक साइज आप लेंगे तो उनको 4 साइज के प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। इसी तरह आप दूध में ले लें तो उसमें लीटर की पैकिंग होती है, हाफ लीटर की होगी या 1.5 लीटर की पैकिंग होगी, तो उनको भी मतलब सिर्फ पैकिंग का उनके अंदर फर्क होता है। इसी तरह आप आ जाएं ब्रेड, तो उसमें एक बड़ा साइज होगा, एक छोटा साइज होगा, उसमें यानी सिर्फ साइज का फर्क होगा। लेकिन शू इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जूता के अंदर सबसे पहले जब कस्टमर दुकान में एंटर होता है तो वो डिजाइन पसंद करता है, डिजाइन पसंद करने के बाद वो कलर पसंद करता है, कलर पसंद करने के बाद फिर वो साइज पे आता है, और अगर साइज अवेलेबल ना हो तो कोई भी 7 नंबर का जूता पहनने वाला ना 8 नंबर खरीदेगा ना 6 नंबर खरीदेगा। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर कस्टमर को जूता पसंद आ भी गया, कलर पसंद आ भी गया, अगर उसका साइज अवेलेबल ना हुआ तो वो आप सेल अकम्प्लिश नहीं हो सकती आपकी। तो इसके लिए आपको बड़ा एडवांस लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप चाहिए, और ताकि हर साइज आपकी दुकान में अवेलेबल हो एट एनी टाइम, ताकि आपके जब दुकान पे कस्टमर आई तो उसके पास वो साइज का जूता हो जो साइज उसका है। लेकिन ये प्रॉब्लम FMCG में नहीं होती। तो इसलिए शू इंडस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट इंडस्ट्री होती है कि इसका सारी चीजों को पूरा करना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और उसके अलावा जाहिर कंपटीशन भी होता है। वैसे तो आपकी कंपनी माशाल्लाह पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। जी, हमारी कंपनी पाकिस्तान की भी नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, और पूरी तकरीबन हम 90 कंट्रीज में मौजूद है माशाल्लाह। हाँ,
और क्या कहते हैं, ये बेसिकली वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी थॉन्ग्स एंड स्कूल शूज. अच्छा, वी हैव द हाईएस्ट सेल्स इन स्कूल शूज. तो यानी मैं जब अपने लिए कोई शूज सेलेक्ट करना चाहूँ जी. तो मुझे किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपने शूज लेने की आपकी प्रायोरिटी क्या है. आपको ड्रेस शूज चाहिए, या आपको कंफर्टेबल शूज चाहिए, या आपको स्लीपर चाहिए. सबसे पहले आप वो डिसाइड करेंगे. लेकिन अगर जैसे आप को कोई प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज की या शुगर की प्रॉब्लम है, तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जो है अगर शूज लें तो वो लेदर में लें, क्योंकि लेदर ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हवा पास होती है, तो आपके पैर में गर्मी नहीं लगती. और लेदर सोल के अंदर, क्योंकि इंसान की स्किन भी जो है वो लेदर होती है एक तरह से, उसमें इसी वजह से आपको सब ठंड लगती है, तो हवा चलती है. क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल लेदर में जाएंगे तो उसमें हवा पास नहीं होती, उसकी वजह से आप वो कंफर्ट नहीं आता आपको, और आपका ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ भी सकती है. तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने लेना क्या है. लेकिन अगर जैसे आपको कंफर्ट चाहिए, तो आजकल ईवा में हमारे कई जूते आ रहे हैं, जैसे जिसके अंदर हम लोग कई चीजें बना रहे हैं. जैसे ये पड़ा है जिसमें ये ईवा सोल है, अंदर मेमोरी फॉर्म आ रहा है. मेमोरी फॉर्म इज बेसिकली कि उसके अंदर जब आप पैर रखते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है. उसके बाद यहाँ पैडिंग होती है सारी, तो इसके अंदर कंफर्ट का पूरी तरह ध्यान रखा जाता है. इसमें कुछ नहीं है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. अच्छा, ये इसमें सिलाई भी होती है? जी, सिलाई भी होती है ताकि इसमें क्लेम ना आए. वैसे ये जो टेक्नोलॉजी है ये ईवा है, ये जब मशीन में डालते हैं इसको अपर के साथ, तो ये सोल के साथ बिल्कुल अटैच हो जाती है, तो इसमें क्लेम या डिफेक्ट आने का चांस बहुत कम होता है. तो अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जो यंगस्टर हैं वो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो उनको एक शॉप पे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो क्या अपनी शॉप में किस तरह डिज़ाइन करें और किस तरह का वो जो है मटेरियल अपनी दुकान में रखें? तो ये आप अगर गाइड करेंगे तो बहुत यानी नौजवानों का फ़ायदा होगा इससे. देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि यंगस्टर अगर इस बिजनेस में आए तो वो कैसे कर सकते हैं. ये बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है. इसमें देखें, दो तरह से काम होते हैं. सबसे इजी तो ये रहता है कि आप किसी बड़ी कंपनी की, शू कंपनी की फ्रेंचाइज ले लें. और नए बंदे को मैं रेकमेंड यही करूंगा कि वो किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइज ले ले, क्योंकि इसमें फ्रेंचाइज में होता क्या है कि पूरा सिस्टम आपको वो कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है दुकान में, और इन्वेंट्री मेंटेन करती है कंपनी. और क्या कहते हैं, क्योंकि जब आप नए इस फील्ड में जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपने क्या चीज परचेज करनी है और क्या चीज सेल होती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता. तो मैं ऐसे नए यंगस्टर्स को ये रेकमेंड करता हूं कि उनके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि वो किसी अच्छी कंपनी से, जूते की बड़ी कंपनी से एक फ्रेंचाइज ले लें. उसमें उनको बोर्ड लगाने की भी इजाजत होगी, और वो जो कंपनी की रेनोवेशन है वो कंपनी अपने पैटर्न पे करवाएगी. जब अपने पैटर्न पे कराएगी तो उनकी शॉप की लुक एज अ कंपनी शॉप आएगी. उसमें मैं आपको चीजें बता देता हूं कि उसमें आपको बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं. अगर आप जैसे किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेते हैं तो एवरेज मार्जिन इसके अंदर 33.5 होता है. जैसे 1000 रुपए की जूती आपने बेची तो उसमें 330 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा. फिर उसके बाद जितनी आप सेल करते हैं उसके 6 मंथ्स के ऊपर आपको इंसेंटिव भी होता है. और शू इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये, जूते की दुकान खोलने में आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये है कि इस शू इंडस्ट्री में मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं. अगर आप इसको कंपेयर करें एफएमसीजी से, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, कोक हो गई, पेप्सी हो गई, या ऑल पर दूध हो गया, बहुत कम मार्जिन हो गया, तो उसमें शायद आपको 3 या 4% का मार्जिन मिलता है. लेकिन जूता ऐसा फील्ड है और कि उसमें मिनिमम हर ब्रांड आपको तकरीबन जो है 35, 30, 40, 50, कभी कभी 60% के भी मार्जिन मिल जाते हैं. तो मेरे ख्याल में अगर कोई नया न्यू कमर आ रहा है इस फील्ड के अंदर, तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा कि वो इनिशियल स्टेज पे किसी कंपनी की फ्रेंचाइज ले ले और उनसे स्टॉक वगैरह परचेज कर ले, क्योंकि वो उसमें उसको दो बेनिफिट मिलेंगे कि जूते के अंदर प्रॉब्लम्स क्योंकि कुछ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा. तो बेटर ये कि वो कंपनी से ले लेगा, उसमें सेल भी उसकी मेंटेन होगी, उसको खुद कुछ करना नहीं पड़ेगा. यानी सिर्फ उसने एम्प्लॉइज रखने होंगे और सेटअप को मेंटेन करना होगा, ना इन्वेंट्री के लिए उसको खुद जाना पड़ेगा जगह जगह.
तो वो उसके लिए बहुत इजी अप्रोच होगी। और इसके अंदर तकरीबन किसी भी कंपनी से फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको तकरीबन 5 से 7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर 5-7 मिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप इजीली 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली बचा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ईद सीजन होता है, स्कूल सीजन होता है और फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसका बिजनेस आपको अलग मिल जाता है। अब मसला ये है कि एक शख्स है, उसके पास इतनी जो है अमाउंट नहीं है, 3 मिलियन या 4 मिलियन या 5 मिलियन, तो वो बिल्कुल छोटे पैमाने पे करना चाहता है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, छोटे पैमाने पे अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए पहली तो अप्रोच इसकी होनी चाहिए कि उसने शॉप लेनी है। वो शॉप पे, अच्छा, इसमें भी आपने पहले दिन डिसाइड करना है कि आपने कौन सी क्लास को टारगेट करना है। जैसे आप अगर टारगेट कर रहे हैं एलीट क्लास को, तो जाहिर है आपको शॉप चाहिए बड़े फ्रंट के साथ, उसकी डेप्थ भी बड़ी हो, हाँ। और उसकी रेनोवेशन उस लेवल की हो, उसका एरिया उस लेवल का हो। ठीक है, अगर आप एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं, प्लस आपकी जो उस दुकान पे माल पड़ा हो उसकी प्राइस हाई प्राइस हो। सही। फिर दूसरा फैक्टर ये आता है कि अब आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप एलीट क्लास को टारगेट नहीं कर रहे, आप मिडिल क्लास और मिडिल लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं। तो जब आप मिडिल और लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो जाहिर है आप शॉप भी लेंगे किसी छोटे एरिया में, तो उसका साइज भी छोटा होगा। ठीक है, साइज छोटा होगा तो उधर जाहिर है महंगी जूती नहीं बिकेगी, उधर इन्वेस्टमेंट भी लो होगी। ये काम अगर आप छोटे पैमाने पे करें तो आप 1.5-2 मिलियन में भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है जब 1.5-2 मिलियन से आप काम करेंगे तो आपकी इनकम 50 to 60-70,000 होगी इनिशियल। और उसकी परचेजिंग आप ये कर सकते हैं कि होलसेल मार्केट्स हैं कराची में, जहां आप इजीली जाके वहां स्टॉक ले सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं और उसको उस दुकान पे रख के आप उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये बनता है कि जिन लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा शोरूम या इस टाइप की दुकान या वो लें और मिलियंस जो है वो उस पर खर्च करें, तो क्या ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये क्रेडिट पे जो है वो करती हैं, माल सप्लाई करती हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली जो शू इंडस्ट्री है, अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो हमेशा से शू इंडस्ट्री में क्रेडिट पे काम हुआ। आप अगर कोविड से पहले वाला टाइम ले लें तो तकरीबन पीयू इंडस्ट्री वाले भी और बड़ी बड़ी कंपनी सब मार्केट में क्रेडिट देती थी, रिटेलर को क्रेडिट देती थी, उन्हें पीछे से भी क्रेडिट मिल रहा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के हालात हो गए, जैसे आपको पता है कि रोज चीजों के रेट चेंज हो रहे हैं, डॉलर के रेट चेंज हो रहे हैं, तो पीछे मटेरियल में इस वक्त बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से आजकल कोई भी कंपनी क्रेडिट देने को प्रेफर नहीं कर रही। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, इसकी वजह बेसिकली ये है कि सपोज करें आज मैं आपको क्रेडिट देता हूं, ये जूती मैं आपको क्रेडिट पे दे देता हूं, ये 100 रुपीज की थी सपोज करें, तो मैंने आपको आज क्रेडिट दिया इसका। अब हो क्या रहा है कि रोज चीज के रेट चेंज हो रहे हैं यहां पे। अब आपने ये 100 रुपीज का मुझसे लिया और ये आपने 120 का बेच दिया, ठीक है। अब आपने मुझे फोन किया, अभी तक मुझे आपने पेमेंट नहीं दी है। अब आपने मुझे फोन किया कि अरसलान ये एक जूता मुझे और बेच दो। जब आपका मुझे फोन आया तो मैंने आपको कहा कि इकबाल भाई अब ये जूता 140 रुपीज का हो गया। यानी मेरी कॉस्ट जब मैं आपको 100 रुपए का बेच रहा था तो 80 रुपए की थी और मैं आपको 100 का दे रहा था क्रेडिट पे। अब जब मैं 150 का आपको बेच रहा हूं तो उसकी कॉस्ट 120 हो गई। तो जब उसकी कॉस्ट 120 हो गई तो अगर मुझे अपना बिजनेस को कंटिन्यू रखना है तो मुझे 80 रुपए में मजीद 40 रुपए डालने पड़ेंगे इस पेयर को बनाने के लिए। वेयर एज अगर ये मैं आपको क्रेडिट पे ना बेचूं और अपने वेयर हाउस में रख लूं तो ये एक हफ्ते बाद वैसे ही 140 का हो जाना, तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी पड़ेगी। इसलिए हर चक्कर कंपनीज को इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ रही थी, इसलिए इस टाइम पे एज अ पॉलिसी क्रेडिट बंद है। लेकिन फॉर अ स्पेशल केस कभी ना कभी हम किसी ना किसी को जिससे हमारे अच्छे टर्म्स हो या जिसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी हो उसको क्रेडिट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल क्रेडिट बंद है। लोकल इंडस्ट्री वाले क्रेडिट, फिर भी अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है
आपने किसी के पैसे नहीं खाए हैं। वैसे पाकिस्तान में बड़े कम लोगों की क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, यहाँ तो उधार देने का मतलब है कि वो वापस आना हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, बंदा ही गायब हो जाता है। वो आपने अक्सर दुकानों पे देखी होगी कि उधार ना मांगे, हाँ, वरना आप उधार एक जादू है, हाँ। आप गायब हो जाएंगे। तो ये कई कंपनीज ने ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं, तो इस वजह से क्रेडिट में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, तो एक मैं अभी देख रहा हूँ कि मार्केट में जो है वो ताइवान के नाम से, चाइना के नाम से बड़ी बहुत वैरायटी आ रही है। उसमें स्केचर्स हैं और मुख्तलिफ शूज हैं, जी। सैंडल्स हैं, और वो यानी जो उनके जो क्या कहते हैं ब्रांडेड नेम रख के कि ये पूमा है, एडिडास है, नाइकी है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या क्या साइंस है बेसिकली वो? देखें इकबाल भाई, जो पहले था, आज से 5 साल पहले अगर मैं आपको कहूं, तो ज्यादातर शूज जो थे वो इंपोर्ट हो रहे थे चाइना से। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी के तहत जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो फिनिश प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा हो गई। यानी अगर इस वक्त आप चाइना का इंपोर्टेड जूता लेने जाएं मार्केट में, तो वो नियर अबाउट आपको 5 to 6,000 से नीचे नहीं मिलेगा। तो शू इंडस्ट्री वालों ने एक इसका लूप होल निकाला, और इसको आप कह सकते हैं कि अच्छा भी था एक तरह से कि इंपोर्टेड जूता मार्केट में कम हुआ तो लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हुई आपकी। उन्होंने क्या किया कि चाइना से अपर अलग इंपोर्ट होने लगा और सोल अलग इंपोर्ट होने लगा, और लाहौर के प्लांट्स में वो जूता स्केच हो जाता है। तो उसकी फिनिशिंग पहले तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट वो चाइना के बराबर बराबर ही है। आप उसको अगर चाइना के फिनिश प्रोडक्ट को रखें और लाहौर के बने हुए फिनिश प्रोडक्ट को देखें, जिसमें वो मुख्तलिफ नाम देते हैं, कॉपियां बना देते हैं, जिसमें स्केचर है, आप कह रहे हैं पूमा है, नाइकी है, वो सब ज्यादातर लाहौर में बन रहा है। तो वो तकरीबन अब मैं ये कहूंगा कि 9 out of 10 तो है वो इस वक्त। तो ये इस वक्त ज़ाहिर है इसका अच्छा काम है, और मार्केट में ज्यादातर जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्टॉक, वो सारा लाहौर में बन रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और बहुत अच्छी जूती बन रही है। तकरीबन वो अगर आप ओरिजिनल स्केचर या ओरिजिनल दूसरे ब्रांड्स पे जाएंगे, तो वो उससे आप ये कह सकते हैं कि 10 out of 9 और 10 out of 8 की रेंज में आ रहा है। उसमें भी कैटेगरीज हैं, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी लेंगे वो थोड़ी महंगी है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम होती है। उसके बाद लो क्वालिटी में भी बहुत स्टॉक आ रहा है डिफरेंट, लेकिन ज्यादातर सब लाहौर में बन रहा है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? देखें, एक स्केचर आ रहा है 2-3 हजार रुपए के आसपास, और एक स्केचर आ रहा है 30,000 40,000 के आसपास। तो आखिर पहनना तो पैर में ही है ना, तो इसमें क्या बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, असल फर्क तो इसके अंदर जो है वो कंफर्ट का है। जो ज्यादा महंगा जूता होगा उसके अंदर फंक्शन ज्यादा होंगे, पैडिंग होगी, सोल उसमें मेमोरी फॉर्म लगा हुआ होगा, तो इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जाहिर है वो कंफर्टेबल भी होता है। मेन पर्पस इज कंफर्टेबल। जितना जूता कंफर्टेबल और ड्यूरेबल होगा, वो जाहिर है उसकी कॉस्ट उतनी बड़ी होगी और अच्छा होगा, वो लाइट वेट होगा। अच्छा, मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जो पेशावरी चप्पल और इस तरह की चप्पल वो पहनते हैं। जी जी। और वो उनके यहाँ ये ट्रेंड है कि वो एड़ी जो है ना उनकी, वो उससे बाहर होती है, जूती से थोड़ी सी मामूली सी बाहर होती है। तो वो मैंने एक दो से पूछा भी कि भाई ये मतलब ये क्यों है, कि आपको ये जूता छोटा है क्या? बोले नहीं, छोटा नहीं है, ये स्टाइल है पहनने का। तो ये इस स्टाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये स्टाइल एक ट्रेंड सेट हो जाता है। जैसे पेशावरी में एक साइज छोटा पहना जाता है, इस तरह एक चप्पल आती है जैसे बाटा की आप कह लें, प्लाजा, कालजा, वो हमेशा जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो एक साइज छोटा ही खरीदता है। अगर उसका पैर 7 साइज का है तो वो 6 नंबर का खरीदता है। वो एक ट्रेंड है जो जिसको वो अच्छा माना जाता है कि थोड़ी सी एड़ी बाहर निकली हो, लेकिन बजाय मेरी नजर में एक वो कंफर्टेबल नहीं होता, नहीं पहनना चाहिए। जो आपके शू का आपका पैर का साइज है, वही साइज का आपको जूता लेना चाहिए, क्योंकि शूज के अंदर कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। वरना इससे ना अगर आप कंफर्टेबल जूता नहीं पहनेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे, डिप्रेशन होगा, क्योंकि आपको जो पैर से आपका पूरी बॉडी का ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है, अगर आपका पैर कंफर्टेबल होगा तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल रहेगा, आपका डिप्रेशन भी कम रहेगा। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप छोटा साइज का जूता कोई लें, आप अपने साइज का लें जो बिल्कुल आपके पैर पे फिट बैठे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल जैसे आपको पता है मीडिया का दौर है, और तकरीबन हर जगह पे ऑनलाइन सेल परचेज हो रही है, तो क्या हम इस कारोबार को ऑनलाइन कर सकते हैं? नौजवान नस्ल जो है हमारी, कि वो स्टॉक
उनके पास यानी शॉप ना हो और वो ऑनलाइन जो है ये एक काम शुरू करें? जी, ये इकबाल भाई बड़ा अच्छा सवाल है आपका ऑनलाइन के रिलेटेड। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता चलूँ, जिसके पास देखें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ाहिर है वो मजबूर होता है कि अगर उसने थोड़ी बहुत इनकम करनी है तो ज़ाहिर है ऑनलाइन बेच सकता है। और आजकल ये ऑनलाइन ग्रो कर रहा है डे बाय डे। ये ट्रेंड मार्केट में सेट हो रहा है कि ऑनलाइन परचेजिंग भी होगी, और इसकी वजह ये भी है कि शॉप्स के रेंटल बहुत हाई हो चुके हैं। तो रेंटल हाई होने की वजह से एक्सपेंस इतना बढ़ चुका है कि हर इवन कंपनी भी प्रमोट करना चाहती है कि हम ऑनलाइन सेल पे चले जाएं। लेकिन दुनिया भर में तो ऑनलाइन सेल बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ट्रेंड कम है, और सबसे ज्यादा कम है कपड़े जूते में। फिर तो फ्रॉड भी है? हाँ, फ्रॉड की भी वजह है, और दूसरा यहाँ के कस्टमर का माइंड ये है और कि मैं जूता लूं या कपड़ा लूं तो वो जाके मैं कपड़े को चेक करूं, जूते को चेक करूं। तो कंपनी इसके ऑनलाइन सेटअप, तो क्योंकि कंपनी पे कस्टमर जो है वो ट्रस्ट करता है, तो इस वजह से कंपनी की ऑनलाइन सेल्स तो अच्छी हैं। लेकिन अगर आप लोकल भी काम कर रहे हैं, अपना इमेज अच्छा रख लें, अच्छा प्रोडक्ट आप दे रहे हैं कस्टमर को, तो आपका इमेज अगर अच्छा रहेगा तो ऑनलाइन सेल में बहुत चार्म है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा कमा सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका एक्सपेंस कोई नहीं होता। और अगर मैं इसको और एलैबोरेट कर दूं, तो सपोज करें मैं आज आपको ये कहता हूं कि एक बंदा है जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, उसके पास कोई पैसे नहीं, तो वो ये भी काम कर सकता है कि वो अपने घर के पास किसी शॉप वाले से थोड़े से ताल्लुकात बनाए, उसको बोले कि मैं तुम्हारे शूज की पिक्चर्स लूंगा और ऑनलाइन प्लेस करूंगा, और प्लेस करके मैं जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये दुनिया भर में ये काफी हो रहा है। इसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको स्टॉक भी कैरी नहीं करना पड़ेगा। आपने ऑर्डर लिया, अपने करीबी शॉप में ट्रांसफर किया ऑर्डर, या उधर से आपने पिक करवाया और वो डिलीवर करा दिया, और आपने अपना उसमें कमीशन ले लिया। ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन है कि वो इस तरफ चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला। और अब जो है हम आपसे इजाज़त चाहेंगे